राजभर सिंह की पार्टी से आप अलायंस करने वाले थे, लेकिन वो छोड़कर चले गए। अब जो आपके सामने यहाँ पर भी जैसे कांग्रेस ने एनसीपी ने यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया, अगर आप वोट देते हैं तो बीजेपी आ जाएगी, वहाँ पर भी यही। नहीं नहीं, आप ये देखिए ना कि आज मेरे को बहुत मज़ा आ रहा, मैं बैठ के बोलते ना, इंग्लिश में क्या बोलते, पॉपकॉर्न मोमेंट बोलते उसको। वो क्या है, कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को क्रिटिसाइज कर रही, मनु बीजेपी से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे कि इनकी वजह से हम सरकार नहीं बना सके। ममता बनर्जी आपके गोवा को जा रहे, तो कांग्रेस ये बोल रही कि इन्होंने डीलिंग कर लिए। ममता बनर्जी ये बोल रहे कि कांग्रेस में दम ही नहीं है। वो दिल्ली की पार्टी गोवा जा रही, पंजाब जा रही, तो कांग्रेस उनको बोल रही। अब हम ये पूछना चाह रहे कि भाई साहब, ये तुम में से कितनों ने डीलिंग कर ली? वो मुंबई के जमाने में क्या बोलते उसको, मांडोली हो गई। वो कितनों ने कर ली मांडोली, बताओ मारो। हम बिहार में लड़े, आप क्यों गए? बंगाल में हम नहीं जीते, आप क्यों गए? अब उत्तर प्रदेश में जा रहे, तो अरे भाई तुम आपस में ही तुम एक दूसरे को गाली दे रहे। तो ये इनको एक्सपोज करता कि बस आप हमारे टेरिटरी में नहीं आ। जैसा ये एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, लोग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं। ए तुम कैसा है? अरे भाई गया, फ्यूडलिज्म का जमाना चला गया, अब कोई नहीं रुकने वाला है। महाराष्ट्र में आपने मुसलमानों के अपनी आवाज़ उठाई, उसका खैर मकसद है, लेकिन तेलंगाना में ही 12.5% रिजर्वेशन का ऐलान। तेलंगाना में अभी जो हमारे को रिजर्वेशन तेलंगाना मिल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे पे मिल रहा है। और हमारी असेंबली में हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजाया है कि 50% कोटे को ब्रीच करो आप। ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी कि 50% जो कोटा जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बनाए, उसको ब्रीच करे। और हमारा डिमांड ये है कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में जो आबादी का 50% हिस्सा है, उनको आप 27% दे रहे, और जो 10% है उनको आप 20% दे रहे। तो ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए भी पार्लियामेंट में डिमांड किया कि आप 50% का जो है वो उसको ब्रीच करिए, लॉ लेकर आइए आप। क्योंकि आपके पास आज मुल्क में, देश में एम्पिरिकल डेटा है जो इस बात को बता देगा कि अदर बैकवर्ड कास्ट भी इसको डिज़र्व करते हैं। मगर मुस्लिम आरक्षण का मसला है कि ऑलरेडी हाईकोर्ट क्लियर कर चुका है उसको। जिस दिन 50% का लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी लेके आएंगे, फैंटास्टिक, तेलंगाना में बढ़ेगा कोटा, क्यों नहीं बढ़ेगा। मगर आज आपको जो है मिल रहा है ना 4%, तो आपको जो मिल रहा पहले ले लेना, जो पहले मिल रहा उसको ले लो आप, उससे फायदा भी हो रहा उससे। आप ये रैली निकालने जा रहे हैं, तो मुस्लिम आरक्षण की आपकी कैसे डिमांड है? पहले जैसा 5% की मांग करने वाले हैं, तादाद बड़ी है, इसलिए उसकी भी कोई परसेंटेज की बढ़ाने की मांग है? नहीं, देखिए इम्तियाज़ साहब तो पूरा आपको डिटेल में बोल दिया है, मगर जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो सिर्फ मुसलमान का नहीं, बल्कि मुसलमानों में जो 50 कास्ट हैं, 50 ऑड कास्ट हैं, उनको रिजर्वेशन मिला है, मुस्लिम को नहीं। और उनका सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट से। और दूसरा जो NSSO का डेटा है, जिसको हाई कोर्ट ने माना है। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये महाराष्ट्र के मुस्लिम्स में जो इतनी कास्ट हैं वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे, मगर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की सीलिंग 50% ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में दे सकते। दूसरी बात यह है कि जब पार्लियामेंट में
शिवसेना, एनसीपी और आपके कांग्रेस के एमपीज़ ने महाराष्ट्र के जो ओबीसी का जो बिल आया था पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने सिर्फ मराठा रिजर्वेशन की बात की। हम उनको याद दिलाना चाह रहे कि आप जब मराठा की बात कर रहे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, नंबर 1 पॉइंट, बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का वो कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो अब उनको ये बताना चाहिए, ये जो सरकार है उनको ये बताना चाहिए कि जब एक कम्युनिटी के इतने कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट हो गया, जिनको इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये बात सारी दुनिया को मालूम कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का जो कास्ट है, उनका लिटरेसी रेट, उनका ड्रॉप आउट रेट, उनका ग्रेजुएशन में रेट, ये सबसे कम है। दलित के बाद उनका नंबर आता है, तो उनको तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ मुसलमानों से वोट लेंगे मगर उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, उनसे इंसाफ नहीं करेंगे। एजुकेशन में अगर कोई कम्युनिटी उठ जाएंगी तो वो खुद एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होगा। ये जो मौजूदा सरकार है वो कंप्लीटली महाराष्ट्र के मुस्लिम्स के एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं कर रही है। और एक अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त MIM पार्टी पर NCP और कांग्रेस ये कहकर वोट ले रहे थे कि मजलिस को वोट मत दो, असदुद्दीन ओवैसी या इम्तियाज़ जलील या MIM के लीडर्स के बात में मत आओ, वरना अगर तुम वोट दोगे तो शिवसेना और बीजेपी को फ़ायदा होगा। चुनाव होने के बाद अचानक ये तीनों मिलकर एक दूसरे से शादी कर लेते, निकाह कर लेते। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आप तो महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिए, स्पेशली महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दिया। आप मुझे मेरा डर दिलाकर, MIM का खौफ दिलाकर आपने वोट तो बटोर लिया मगर जाकर झोली में डाल दिया शिवसेना के। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। मगर आज हम जो डिसाइड करें इसका डिसाइड करें, और 27 तारीख की मीटिंग होगी नवंबर में इंशाल्लाह। मगर MIM पार्टी ये सरकार से इमीडिएटली डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसको दिया जाए, इमीडिएटली दिया जाए। उसको आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सिंसियर हैं अपनी बात में, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए। और ये होना चाहिए, ये जस्टिस का एक सवाल है और हम देखेंगे। नहीं, इसलिए आता है, इसलिए लोग ये झूठा इल्ज़ाम लगाते क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NCP हो या आपके समाजवादी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बने या पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। वो सब समाज की लीडरशिप चाहते, मगर अगर किसी एक समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहते तो मुसलमान का है। ये हकीकत है। सबको बोलेंगे हाँ ये आपका नेता है, ये बरादरी का, ये ज़ात का, ये कास्ट का, इसका लीडर है। मगर जहाँ मुसलमानों की बात आती है हमारे को बोलते हैं कि भाई साहब आपका काम ये है कि जनसभा से पहले आप चद्दर बिछाना, कुर्सियाँ बिछाना, और जब हम आएंगे नारे लगाना, कूद कूद के नारे लगाना, और जब हम डाइस पे आ जाएंगे तो एक फूल का माला पिनाना, हम तुम्हारे साथ एक गले में एक ठहर के फ़ोटो ले लेंगे, उसके बाद तुम घर को जाके सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। अगर भारत में हर कम्युनिटी, हर कास्ट को अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार है तो भारत के
बिगेस्ट माइनॉरिटी का ये हक पहुंचता, बल्कि उनको बनाना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप। सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, सवाल देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी का है कि आप उनको कैसे बैकवर्ड रख रहे, हर एतबार से बैकवर्ड रख रहे और उनसे इंसाफ नहीं कर रहे। और भारत की जो जमहूरियत है उसकी तल हकीकत है, ये है, रियलिटी है कि जिस समाज और कास्ट के पास उसकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी आवाज़ को सुना जाता। तो ये एक चर्निंग है, ये एक डेवलपमेंट है भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी में, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ये सब चीज़ों का आगे जो हम बढ़ रहे हैं। अरे हाँ प्लीज़, हाँ पूछिए ना प्लीज़, इंतज़ार करूँ मैं बेचैनी से। महंगाई की मार बढ़ हाँ। रही है, उस पर आपका क्या? आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है क्या? हाँ, तो आपको तकलीफ हो रही। कितना मुंबई में कितना होगा? 113 रुपये लीटर। यहाँ 115 115 देखिए, 115, 115, 117। मगर उसके बावजूद भी मोदी को वोट देंगे। 8 क्वार्टर से इकोनॉमी डाउन है, मगर क्या हो रहा है बताइए आप? हर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से हर कमोडिटी पे इंक्रीज हो चुका है। मैं तो देश के महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहनों, मेरे माताओं, अब आपको बताना पड़ेगा मोदी जी को कि कितना घर में सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। और ये बिल्कुल, ये तो यानी खुली छूट दे दिए, जो चाहे कि माने पेट्रोल बढ़ते रहेगा, उससे हर कमोडिटी पर, एसेंशियल कमोडिटीज़ पर, उसका प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे लोगों की आम इनकम जो कम हो चुकी है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। लोग बहुत मुश्किल में, लोग फिर भी लोग क्यों नहीं बोल रहे? हम तो बोल रहे हैं ना, कम से के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? वो हम तो वही तो आप यही बोलना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही। ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां जाते गोवा को, कोई तूफान नहीं उठता। अगर मैं अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट वीक मैं और मुफ्ती साहब एक मस्जिद में जाके खाली गोवा में नमाज पढ़ के आएंगे, खाली नमाज पढ़ के आएंगे, देखो आप शाम से शुरू हो जाता, अरे वोट काटने जा रहे, डील हो गई, फुला हो गया, ये हो गया। मगर ये लोग जा रहे तो दूध के धुले हुए ना। ये देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी का ये इनका रियल फेस है लोगों कि कभी मुसलमान अगर बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते? मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर जहाँ एमआईएम का नाम आ जाएगा, अरे देखो वो कर लिए, ये कर लिए। अरे शिवसेना सब, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेकुलर है या नहीं है बताओ? तो बोलेंगे नहीं, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है। अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ लिया इलेक्शन तो क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटमेंट को याद रखना आज के दिन। क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को? और आप, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फख्र से बोलता है कि हाँ हमारे शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे, आपको एक लफ्ज नहीं बोलते आप? क्यों? सत्ता होना, ताकत होना, मिनिस्टरों का सवाल है। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे फिर ये लोग? पॉलिटिक्स करते तो वहां से कैसा देखते आप 2024 को? नहीं, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के देख के बोलने का। ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और तभी 2024 को टाइम है। मगर देश की जो जनता है उनको ये देखना है कि 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और
कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये और किसानों का मसला, बर्निंग मसला है। तो 24 में क्या होगा, कैसे होगा, मगर ये इश्यूज तो है पब्लिक के जहन इसका में। इम्पैक्ट रहेगा। होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए क्या होता है। इम्तियाज़ जलील साहब खासदार होने के बाद आप औरंगाबाद में आए हैं, आपको लग रहा है कुछ बदला हुआ है? नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं आ सका, वरना पहले आता था। एक लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन, बीच में आया भी था मैं एक दिन के लिए। ऐसा नहीं कि पहली मरतबा आया हूँ। करते हैं आप ही के लोग आपके साथ पूरी ताकत में है। देखिए आप जहाँ भी जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आपका लॉस हो जाता है, इलेक्शन लड़ जाते हैं आप। तो ऐसा क्यों होता है? आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है? कहाँ हारे भाई? नहीं, कहाँ हारे? नहीं, एक मिनट, कहाँ हारे? सर कोलकाता में कहा, कहाँ? कोलकाता में कहा। अरे भाई, पहला इलेक्शन सुनिए, पहला इलेक्शन हारने को जरूरी है हारना। हारे ना, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। कितने 5 सीट लड़ा मैं, मगर कितना तूफान खड़ा कर दिए। सुनिए मेरे आप सवाल सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही। इतना आप लंच नहीं करे होंगे, भूख लग रही होंगी और मालूम है। ठहरिए ज़रा, इतना तो मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरे को भी भूख मिटाने दीजिए अपनी। हम 5 सीट लड़े, नहीं जीते, कोई बात नहीं, मगर कितना तूफान खड़ा करे। ऐसा देखा कि आसमान सर गिरने वाला है। मगर वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लोगों को ले रहे, वही कांग्रेस इनको बोल रही जो हमको बोलती थी, वही ममता बनर्जी कांग्रेस को बोल रही जो हमको बोलती थी। तो ये क्या डीलिंग हो गई इन लोगों की? ये क्या डीलिंग है बताइए? आसाम के कांग्रेस के लीडर को ले लिए, क्या हुआ बताइए फिर? और गोवा में जाके ममता बनर्जी मीटिंग को एड्रेस कर रहे, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे। वही बिहार में हम 19 सीट लड़े, 5 जीते, 9 पे लालू कांग्रेस जीते, 6 पे एनडीए जीता। कितना तूफान मचा है। अब दोनों लड़ रहे, तो क्या है भाई? ये होली अलायंस है क्या ये? नहीं, हम देखिए आपका आपके साथ है। हाँ, आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप लोगों की बात देखिए आपको लोग आपके साथ नहीं, आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूँ। आप क्यों सिर्फ मुसलमान बोल रहे? मेरे साथ दलित भी है, मेरे साथ आदिवासी भी है, मेरे साथ हर वो आदमी है जो इंसाफ को पसंद करता। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। और आप चेंज देखते जाएंगे, और चेंज होगा इंशाल्लाह माहौल। ये टर्नआउट में नहीं दिखता, इसीलिए नहीं, अरे टर्न आउट में भी दिख रहा भाई। देखिए 21 साल के शिवसेना को एमपी को कौन हराई? कांग्रेस हराई, एनसीपी हराई, औरंगाबाद की जनता हरा दी उनको। तो ये भी तो फैक्ट है ना। टूट गया था, तो उसके बाद आपने महाराष्ट्र में ऐसी कोई पार्टियां हैं जब देखिए, वंचित से हम नहीं अलायंस तोड़े, हमारी तरफ से हम नहीं तोड़े। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और आज भी मेरे दिल में, और कल भी इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, प्रकाश अंबेडकर साहब के ताल्लुक़ से मेरे दिल में हमेशा हमदर्दी रहेंगी। मगर वो अलायंस हम नहीं तोड़े। हम तो अलायंस को कंटिन्यू करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन ऐसा लिया। अगर फिर से उनका हाथ आपकी तरफ आता है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं, कुछ होता है, तो ज़रूर आपको बताएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कॉरपोरेशन के बहुत सारे इलेक्शन हैं, 6 से 8 कॉरपोरेशंस जो है महाराष्ट्र में, उसके इलेक्शन सामने हैं, कुछ दिनों में होने वाले हैं। तो एमआईएम के ये सारे कॉरपोरेशंस की इलेक्शन लड़ने वाली है, मुंबई का भी इलेक्शन है। वही बात इम्तियाज़ जलील साहब ने आप तमाम को बताई है। यकीनन एमआईएम पार्टी उन इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और पूरी तैयारी के साथ हम उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि जनता अपनी दुआओं से, अपने वोट से हमको कामयाब करेगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को